अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो साउंड ऑफ स्पीड भी बढ़ेगी। पोल्स के रेडियस से इक्वेटर वाला रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। और एक जैसे मान लीजिए हम 60 केजी या 50 केजी के हैं, हमने 20 केजी के बच्चे को धक्का दिया। अब ये क्वेश्चन ये बोला उस पे कितना फोर्स, हम अगर उस पे 60 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी मेरे पे 60 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। रबर बैंड को खींचिएगा, किसी भी चीज को अगर आप खींचते हैं और वापस से वो अपने अवस्था, मतलब है कि लाइट जब एयर पे रिफ्लेक्ट करती है तो वो कितना दिशा अपना चेंज करती है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, बाहर की जो और जो फर्स्ट फोर्स लगती है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की ओर फोर्स लगती है वो होता है टुवार्ड्स। अगर सेंटर की बात करें, हे चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 25 मोस्ट रिपीटेड साइंस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इससे पहले पहला सेट आप मेरा ऑलरेडी चैनल पे है, अगर अभी तक आप पहला सेट नहीं देखें सेट नंबर फर्स्ट देख लीजिए। ये सेट नंबर 2 होने वाली है। इसमें भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि साइंस में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 25 के 25 सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक वो चैनल नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अगर नहीं देखें तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम पे नहीं हमें तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एनर्जेटिक एजुकेशन। टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए भी आप एनर्जेटिक एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आपको एनर्जेटिक एजुकेशन के नाम से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको डेली फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो वगैरह देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि साउंड मूव्स विद हायर वेलोसिटी इफ, कहने का मतलब है ध्वनि उच्च वेग से गति करती है यदि। अब कहने का मतलब है कि इस साउंड का जो स्पीड है वो कब स्पीड मतलब बढ़ती है, उच्च गति मतलब हायर वेलोसिटी से वो बढ़ती है। अब देखिए आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड साउंड का जो स्पीड होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम सॉलिड होगा तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड में क्या होती है बाबू, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। फिर लिक्विड में, और उसके बाद लिक्विड में, और देन उसके बाद गैस में। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा क्या होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। इस तरह से तो साउंड का स्पीड जो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कब उसका स्पीड इस ज्यादा मतलब वेलोसिटी मतलब बढ़ेगी, अगर प्रेशर ऑफ द मीडियम डिक्रीज, मतलब कि अगर हम किसी मीडियम पे, मान लीजिए सॉलिड मीडियम है, ठीक है, इस पे अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो क्या साउंड का स्पीड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर इस पे प्रेशर है तो इसका क्या, इसका कण जो है बहुत सटा हुआ है, मतलब ये सॉलिड अवस्था में, ये सॉलिड मीडियम है। और जब इस पे प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर जब कम करेंगे तो इसका कण जो क्या होगा, वो फैलेगा, फैलेगा, इस तरह से फैल जाएगा। तो क्या होगा, मीडियम जो मीडियम पहले सॉलिड थी, जो मीडियम पहले सॉलिड थी वो अब लिक्विड हो जाएगी। और जब इस पे और प्रेशर कम करेंगे तो इसका कण और भी ज्यादा फैल जाएगा, जिससे वो गैस बन जाएगा। तो यहां से क्या ये इंक्रीज होगा, नहीं, स्पीड ऑफ साउंड इस पे इंक्रीज होगा ही नहीं होगा। तो अब देखिए सेकंड ऑप्शन बोला कि टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज। हाँ ये बात सही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर को, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो साउंड ऑफ स्पीड भी बढ़ेगी, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। कब, जब आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर जब आप बढ़ाइएगा तो साउंड का स्पीड भी क्या होगी बाबू, बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोला है। तो पहला तो ऑप्शन ये बी नंबर ऑप्शन भी सही है। अब देखिए ह्यूमिडिटी इज ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज, माध्यम की आर्द्रता को बढ़ जाती है। हाँ ह्यूमिडिटी भी बढ़ाने पे, ये भी बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, वो भी बढ़ती है। मतलब टेम्परेचर के भी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी के भी बढ़ाने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोला है कि बोथ बी एंड सी, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। तो बात समझ में आई कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर स्पीड सॉलिड मीडियम है उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा होगी, लिक्विड मीडियम में कम होगी, और उससे भी कम होगी गैस में। तो इसी तरह से टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। इस तरह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी तो स्पीड साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगी तो साउंड का स्पीड भी घटेगी। बात समझ में आई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। अब देखिए एक्सेलरेशन मतलब अर्थ के ऊपर कहां पे जी की स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी। और आपको पता होगा कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है अर्थ पे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक तो पता होगा, अच्छे से मालूम होगा। अब देखिए इनका कहने का मतलब है एक्सेलरेशन स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के ऊपर कहां पे सबसे ज्यादा होती है। आपको पता होगा कि अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है, अंडाकार टाइप से, इतना पता होगा। और पता होगा कि सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब जी का वैल्यू 9.8 कहां पे होती है, इसके सरफेस पे। ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसके सरफेस पे जी की वैल्यू कितना होती है बाबू, 9.8 होती है। कितना होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर देखिए, आप अगर सरफेस से ऊपर और जाइएगा, सरफेस से ऊपर जाइएगा ऊपर की ओर, तो भी जी का वैल्यू क्या होगी, घटेगी, जी की वैल्यू घटेगी। और सरफेस से नीचे की ओर आइएगा तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और सेंटर पे आइएगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। बात समझ में आई, सरफेस से ऊपर जी की वैल्यू घटेगी, सरफेस से नीचे जी की वैल्यू भी घटेगी। अब बात आती है कि यहाँ पे दिया है पोल्स इक्वेटर एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द और सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू, सेंटर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के केंद्र में जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। अब देखिए पोल्स या इक्वेटर, अब समझिए, यहां पे समझिए, जैसे देखिए ये हो गया आपका क्या, अर्थ, ठीक है। और ये हो गया आपका सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं बाबू, पोल्स। ये हो गया आपका पोल और ये हो गया आपका इक्वेटर। ये हो गया आपका इक्वेटर। अब जो इसका जो रेडियस होता है ना बाबू, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो रेडियस होता है इससे, ये वाला रेडियस से इक्वेटर वाला रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होती है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। बात समझ में आई, पोल्स के रेडियस से इक्वेटर वाला रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। और 21 किलोमीटर ज्यादा मतलब कि सरफेस से थोड़ा ज्यादा। और जी की वैल्यू अगर हम सरफेस से थोड़ा भी आगे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। मतलब पोल्स, अब देखिए बात समझ में आ रही है कि अगर हम, ये सरफेस है, ये पूरा क्या है, ये पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है और ये सेंटर है। सेंटर पे पता है कि जी की वैल्यू 0। सरफेस से थोड़ा सा भी ऊपर जाइएगा तो जी की वैल्यू घटेगी और सरफेस से थोड़ा सा भी नीचे आइएगा तो जी की वैल्यू घटेगी। अब अगर जो इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस ये 21 किलोमीटर ज्यादा है, इक्वेटर की तरफ रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है। और 21 किलोमीटर ज्यादा का मतलब है कि जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और जी की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम कहां पे होगी, तो मैक्सिमम तो पोल्स पे ही होगी ना। ये पोल्स और इस पोल्स पे मैक्सिमम होगी। इधर तो जी की वैल्यू कम हो रही है और इधर भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैक्सिमम किधर है, पोल्स की तरफ। और सेंटर पे आपको पता है कि सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आ रही है, सेंटर पे जी की वैल्यू 0, पोल्स पे जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम। अगर पूछता कि बताइए कि जी की वैल्यू सबसे मिनिमम कहां पे होती है, अगर मिनिमम पूछता तो आंसर क्या होता, इक्वेटर, ये होता। मिनिमम पूछता तो इक्वेटर, और अगर मैक्सिमम पूछा तो पोल्स। और 0 बोलता तो सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है। मैक्सिमम कहां पे होती है, तो मैक्सिमम होती है पोल्स पे, और मिनिमम पूछता तो इक्वेटर पे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आया ना कि जो शेप, ये इस तरह से शेप होने के कारण, जो अर्थ का शेप इस टाइप से होता है जिसके कारण इधर का रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होती है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एज ए सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड। दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, और यहां से जब नाविक कूदता है तो वो जितना डायरेक्शन, मतलब इधर की ओर, इधर ये जैसे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है। मतलब कि ये जितना
जितना फोर्स इस पे लगाती है, नाव भी उस पे उतना ही फोर्स लगाता है। बात समझ में आ रही है? हम जितना फोर्स दीवार पे लगाएंगे, दीवार भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाएगी। यहाँ पे यही तो हो रहा है कि ये लड़का जो कूदा नाव पे से, तो ये फोर्स लगाया नाव के ऊपर, नाव के ऊपर से कूदा था, नाव भी इसके ऊपर फोर्स लगाए, जितना ये नाव के ऊपर फोर्स लगाया होगा। और मतलब जैसे नाव पे ये मान लीजिए जितना फोर्स लगाई, 5 न्यूटन के फोर्स इस पे लगाया, तो ये पीछे की ओर 5 न्यूटन जाएगा फोर्स लगा। तो ये इस पे भी, नाव जो है इस पे भी कितना फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये कौन सा नियम, न्यूटन्स के कौन सा नियम हो रहा है? न्यूटन्स का थर्ड नियम, सॉरी थर्ड, न्यूटन का थर्ड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। बात समझ में आई? तो न्यूटन के थर्ड नियम को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक था कि जो अगर हम किसी चीज पे कि जितना फोर्स लगाएंगे वो चीज भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाती है। अगर ये लड़का नाव पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो नाव भी उसके ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होगा। हाँ, अगर डबल कर देते हैं उसके बीच का दूरी, तो उसके स्क्वायर का होता है 1/स्क्वायर होता है। तो अब देखिए जब डबल करेंगे तो वो 1/4 मतलब 1/4, 1/4 किसका है? इज रिड्यूस द क्वार्टर, 1/4 ये स्क्वायर का 1/4 हो जाता है। बस समझ में आ रही है? तो जब डिस्टेंस ग्रेविटेशन फोर्स के दो मास के डिस्टेंस डबल करेंगे तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि ए 60 kg मैन पुशेस ए 40 kg मैन बाय ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। 16 न्यूटन द 40 kg मैन हैज पुश द अदर मैन विद ए फोर्स ऑफ, मतलब कि यदि एक 60 किलो का आदमी एक 40 किलो के आदमी को 60 न्यूटन का बल से धक्का देता है, तो 40 केजी के आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धक्का दिया? कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम 60 केजी या 50 केजी के हैं, हमने 20 केजी के बच्चे को धक्का दिया। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम 50 केजी का है, सामने वाला 20 केजी का है, हम उसको धक्का दिए, तो हम दिए उसको 60 न्यूटन से धक्का, तो वो लड़का मेरे को कितना न्यूटन से धक्का दिया होगा? तो आपको पता होगा कि हम जितना फोर्स उस पे लगा रहे हैं वो लड़का भी फोर्स में उतना ही मेरे पे, अगर हम उसको 60 न्यूटन के फोर्स से लगा रहे हैं तो वो लड़का भी मेरे पे 60 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा। और समझ में आ रही है? अगर हम उस पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो लड़का भी हम मेरे पे कितना लगाएगा? इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना ज्यादा हो। एक हाथी और एक चींटी, जितना फोर्स चींटी लगाएगा हाथी पे उतना फोर्स हाथी लगाएगा चींटी पे, जितना फोर्स हम दीवार पे लगाएंगे दीवार भी उतना ही फोर्स मेरे पे लगाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वही बोलता है न्यूटन का थर्ड नियम क्या बोलता है कि जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर फोर्स उतना ही फोर्स लगाएगी। डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना है नहीं है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। उसका मास चाहे 40 केजी हो, 80 केजी हो, 90 केजी हो, कुछ भी हो, वो डज नॉट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि हम उस पर कितना फोर्स, हम अगर उस पर 60 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी मेरे पे 60 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 न्यूटन। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द हियर डिफरेंट echoes the minimum distance of obstructions from the source of sound should be। विभिन्न प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक और ध्वनि के स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब एको सुनने के लिए न्यूनतम डिस्टेंस कितना होती है? एको सुनने के लिए जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो होती है 17.2 मीटर का। 17.2 मीटर का डिस्टेंस में हमें क्या सुनाई देती है? एको सुनाई देती है। और जब रिफ्लेक्ट करके जो वॉइस में आवाज जो आती है उसका टाइमिंग कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अगर कम होगी तो आपको एको सुनाई देगी। तो इसको अगर आप करिएगा तो 0.01 सेकेंड हो जाएगा आपका। टाइम अगर पूछे तो 0.01 सेकेंड और डिस्टेंस आपसे पूछे तो 17.2 मीटर, तभी आपको एको सुनाई देगा। 17.2 मीटर से रहेगा तभी आपको क्या सुनाई देगा? एको सुनाई देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल था, साउंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी क्या है। हाँ, अब देखिए, अगर 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड होता है ऑडिबल साउंड, जिसे वुमेन के लिए, मतलब इंसान के लिए ऑडिबल साउंड होता है। और अबव 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ये होता है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है। अल्ट्रासोनिक 20 हर्ट्ज से ये होता है ऑडिबल साउंड, ठीक है, ऑडिबल साउंड। लेस देन 20 हर्ट्ज ये होता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। मोर देन 20 हर्ट्ज, तो राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक बोल रहा है तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज। अगर इंफ्रासोनिक बोलता तो 20 हर्ट्ज के बराबर होता। कितना होता है, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम होता इंफ्रासोनिक साउंड, और ज्यादा बोल रहा है तो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। अल्ट्रासोनिक बोला है तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा अल्ट्रासोनिक साउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि अ डेंटिस्ट यूजुअली यूज। आपको पता है कि डेंटिस्ट हो, ये सब कौन सा मेरे यूज करता है। तो मतलब डेंटिस्ट हो गया, या फिर दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग के लिए, सब में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। मतलब ये छोटा को क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है बाबू, अवतल दर्पण। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय अ स्ट्रेच रबर बैंड। रबर बैंड को खींचिएगा, किसी भी चीज को अगर आप खींचते हैं और वापस से वो अपने अवस्था में आ जाती है, तो उसको कौन सा एनर्जी होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम रबर को खींच रहे हैं वापस से, फिर वो उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में पहले से थी, तो उसमें मतलब है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम संवेग, मोमेंटम। अब देखिए, पता होगा आपको कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको पता है कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का होता है केजी। कितना होता है बाबू, केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या मिलके बन रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका बन गया केजी मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, केजी मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। मोमेंटम बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन द कलर ऑफ द स्काई। या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता। अगर ये भी पूछता एस्ट्रोनॉट, मतलब साइंटिस्ट वगैरह जो है, जो अर्थ से ऊपर है, उसको अर्थ कैसा दिखता है, वहां से वो कैसा देख सकता है। ठीक है, अब देखो, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस चीज में एटमॉस्फेयर नहीं है, चाहे वो मून हो, जो भी है, वहां से सभी चीज उसको ब्लैक दिखेगा। आसमान, यहाँ पे आसमान भी पूछ सकता है, उसको कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है बाबू, ब्लैक दिखता है। जैसे वो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई मून पे है, मून पे चांद के यहां से अर्थ देख रहा है, उसको कैसा दिखेगा, वहां का स्काई वगैरह कैसा दिखेगा, इसको भी दिखेगा यहाँ पे ब्लैक।
क्या दिखेगा बाबू, ब्लैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, who among the following was the first conclude that in vacuum all objects fall into the same acceleration g and the reach at the ground at the same time। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यह निष्कर्ष निकालता है था कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक ही त्वरण g के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। इनका कहने का मतलब है, आपने पढ़ा था कि वैक्यूम में अगर हम वैक्यूम में रखते हैं किसी भी चीज को, तो चाहे उसका मास कितना भी केजी हो, मान लीजिए कि मास इसका है 50 केजी और इसका मास है मात्र 1 केजी। अगर हम दोनों को एक साथ गिराते हैं तो सेम टाइम पे रीच करेगी। सेम इसका भी एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेम टाइम पे दोनों गिरेगी। ये सबसे पहले किन्होंने बताया था, ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ये सबसे पहले किसने बताया था। तो हमारे बताए थे गैलीलियो साहब ने, सबसे पहले बताया था गैलीलियो साहब ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, इनर्शिया को सबसे पहले ये इन्होंने ही बताया था। इनर्शिया वर्ड सबसे पहले ये इन्होंने ही दिया था। इवन अरस्तु का जो ये भी आप देख लीजिए, इसमें न्यूटन्स का जो अरस्तु साहब ने जो स्टेटमेंट वगैरह दिए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अगर कभी जा रही है तो चलती जाएगी। उन्होंने स्टेटमेंट कौन दिया था, अरस्तु, और उसको भी ये गलत साबित किया तो सब गैलीलियो साहब ने ही किया था। इनका बहुत बड़ा भूमिका है फिजिक्स में, मॉडर्न टाइम में, मतलब इस टाइम के फिजिक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही बताया था कि अगर हम वैक्यूम में किसी चीज को एक साथ छोड़ते हैं, चाहे उसका मास कितना भी हो, सेम एक्सेलरेट करते हुए वो नीचे आएगी। इसका भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड होगा और इसका भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए एसआई इकाई निम्नलिखित में कौन सी है। अब देखिए, कैंडला आपको पता है लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी। केल्विन किसका होता है, केल्विन होता है टेम्परेचर का। केल्विन हो जाएगा आपका टेम्परेचर का। और मीटर आपको पता ही है, मीटर होता है लेंथ का। लेंथ का क्या होता है, मीटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल। क्या होता है बाबू, मोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोल हो जाएगा। कैंडला होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, केल्विन होता है टेम्परेचर का, और मीटर होता है लेंथ का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इनका कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन वायु का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक कितना है। कहने का मतलब है कि लाइट जब एयर पे रिफ्लेक्ट करती है तो वो कितना दिशा अपना चेंज करती है। क्वेश्चन यही बोला कि जब लाइट एयर को पार करती है तो वो अपना कितना दिशा अपना चेंज करती है। तो वो जो चेंज करती है वो लगभग 1.0003। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको ऐसे याद रखें, 1 के बाद पॉइंट 1 पॉइंट फिर 303। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.303। 30 और 3। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जब एयर को लाइट क्रॉस करती है तो वो कितना रिफ्लेक्ट करती है, कितना दिशा अपना चेंज करती है। तो कितना करते हैं 1.003। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। कहने का मतलब है कि बारिश का जो बूंद होती है वो गोल ही क्यों होती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बारिश का बूंद गोल ही क्यों होती है। तो आपको पता होगा कि ये होती है सरफेस टेंशन की वजह से। जब ये उधर से गिरते हैं तो इसमें बहुत सारा प्रेशर वगैरह लगता है, जिसकी वजह से ये गोल हो जाती है और गोल होते हुए नीचे गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें क्या होती है, गोल होती है। बात समझ में आई। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज द ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू
वेलोसिटी, और इसमें से इम्पल्स, इम्पल्स बराबर भी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका भी मास इंटू वेलोसिटी और इसका भी मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होगा, क्योंकि इसका भी, इसको इम्पल्स भी होता है मास इंटू वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम भी होता है मास इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आई? बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 17 बोला है, जरूरत लॉ लीड्स एट द कॉन्सेप्ट ऑफ, जीरोथ लॉ की अवधारणा की ओर ले जाता है। ये ले जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 18 बोला है कि इन विच ईयर ओम्स लॉ वाज डिस्कवर। आपको पता होगा ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ बोलता है कि अगर करंट वोल्टेज अगर आप बढ़ाइएगा, ओम्स लॉ बोलता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी क्या होगा, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, घटेगा। ओम्स लॉ यही बोलता है कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट घटेगा। वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो करंट घटेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकाव करता है, रोकता है, करंट को आने से रोकता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ हमारा इसी पे है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट घटेगा। बात समझ में आई? तो इसका खोज हुआ था, डिस्कवर हुआ था 1828 में। आप सब कमेंट करके ये बताइए कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, 1828 में हुआ था, और इसकी खोज किसने की थी। और हाँ, चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे मतलब इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड आपको इस पे बहुत सारे वीडियो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। तो अभी अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और इंस्टाग्राम पे एनर्जेटिक एजुकेशन, एनर्जेटिक एजुकेशन, ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, व्हेन द मिल्क इज कर्ड वैगोर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, व्हेन द मिल्क इज कर्ड वैगोरसली द क्रीम फ्रॉम इट इज सेपरेटेड आउट ड्यू टू। दूध को जोर से मथने पर उसकी मलाई किस कारण से अलग हो जाती है। अब देखिए, जब आप इसको तरह से मथिएगा, घुमाइएगा, तो क्रीम बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर जो जाती है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो अंदर की ओर आती है, जो अंदर की ओर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो यहाँ पे दूध का मतलब क्रीम निकालना, दही से दही मथना, ये सब वॉशिंग मशीन भी इसी फोर्स पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करती है। तो दूध का मथना हो गया, दही, वॉशिंग मशीन, ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करती है। ठीक है, क्रीम निकालना, अगर ऐसा कुछ पूछे जिससे घुमाने से बाहर की ओर कुछ निकल रही है तो वो सारा का सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको जब घुमाते हैं, अगर जो बाहर की जो और जो फर्स्ट फोर्स लगती है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की ओर फोर्स लगती है वो होता है टुवार्ड्स, अगर सेंटर की बात करें, टुवार्ड्स सेंटर की ओर बात करें, वो होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पास समझ में आए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ गिव्स द डायरेक्टली लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोमेंटम के लॉ के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। और न्यूटन के थर्ड लॉ आपको पता है कि जितना फोर्स हम उस पर लगाएंगे, सामने वाला ऑब्जेक्ट भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गिव्स द डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आता है गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज गुड रेडिएटर ऑफ हीट आल्सो इज गिवन में। उष्मा का अच्छा अवशोषक, उष्मा का अच्छा रिएक्टर भी होता है। यह कथन है किरचॉफ्स लॉ का।
किरचॉफ्स लॉ हमारा यही बोलता है कि ऊष्मा का जो अच्छा सा रिएक्टर है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी है। ठीक है, ये आप किरचॉफ्स लॉ अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको यही वहाँ पे यही बताया जाता है कि जो हीट का अच्छा रिएक्टर होगा, गुड रिएक्टर होगा, वो एब्जॉर्बर भी हीट का उतना ही अच्छा होगा। बस समझ भाई, ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डू यू नो द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। उष्मा गति की किस नियम से आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो ये जानते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ के नियम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, उष्मा की वाणिज्यिक इकाई है, इसका इकाई है किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किलोवाट आवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोला था रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स। किसी तार का प्रतिरोधक किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, शेप के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल के ऊपर। वो कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है वो रेजिस्टिविटी उसमें कैसा होगा। बात समझ में आई? तो उसका मटेरियल डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल का है। अगर सिल्वर का होगा तो रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंथ शेप इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज्ड कॉनकेव मिरर। निम्नलिखित में कौन अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करता है, करता है ये नहीं बताना, नहीं जो करता है। सर्च लाइट है आपका, सोलर भट्टी है, रियल व्यू मिरर जिसको हम लोग साइड मिरर भी बोलते हैं, और कार हेडलाइट्स। इसमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको कमेंट में करके बताना है। कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आपको बताया पहले ही कि आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं एनर्जेटिक एजुकेशन के नाम से, ये आपको मिल जाएगा और इस टाइप का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको साइंस रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलेगा। फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एनर्जेटिक एजुकेशन सर्च करिएगा तो आपको इसी टाइप का लोगो मिलेगा देखने को। वहां पे आप हमें फॉलो करिएगा फॉर वीडियो वगैरह के लिए। व्हाट्सएप पे भी हम अपडेट देते रहते हैं सारे वीडियो से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज का लाइन देखते हैं। आज का लाइन बोला है कि नेवर गिव अप बाय लुकिंग एट योर प्रेजेंट इवन यू हैव नो आइडिया व्हाट यू विल बिकम टुमारो। कभी भी अपने आज को देखकर साहस मत को, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कल आप क्या बनोगे।